नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। और अब बेटा आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप अभी तक अपने दोस्तों के साथ इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो खुद भी जुड़िएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। साथ साथ जिन लोगों ने 9 द्वार बैच नहीं परचेस किया, आप लोग बेटा 9 द्वार बैच परचेस कर लें, जहां पर हम लोग डिटेल एनालिटिक्स कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो एक प्रमुख बंदरगाह, गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड के रूप में जाना जाता है। अच्छा तो बेटा एक रूल्स बनाते हैं कि पहले का ऑप्शन नंबर ए सही है, पहले का बी सही है, पहले का सी सही है, पहले का डी सही है या पहले का ई सही है। ई नंबर बेटा हमारी टाइपिंग टीम की तरफ से छूट गया, जिसको बेटा आपको कल से जरूर देखने को मिलेगा। ई नंबर में होगा इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। इन्हीं दो में से एक ऑप्शन मिलेगा या उपयुक्त सभी। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के रूप में किससे जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा को, धौलावीरा को, लोथल को या मोहनजोदड़ो। एक बात बेटा याद रखना, लोथल जो था यह मुख्य व्यापारिक केंद्र था और व्यापार किसके माध्यम से होता था, डॉकयार्ड या बंदरगाह के माध्यम से, जहां पे नदियों के माध्यम से, सागरों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों का आदान प्रदान, क्रय विक्रय किया जाता था। अर्थात जगह का नाम क्या नाम हुआ, लोथल। पहले का ऑप्शन नंबर 11 सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बेटा किसके शासनकाल में हुआ, अजात शत्रु राजगृह में हुआ, या बेटा पाटलिपुत्र में हुआ, कनिष्क के अशोक के काल में, कनिष्क काल में कुंडलवन में, अशोक के आकाश काल में वैशाली में, या कहां पे। तो बड़ा ऑप्शन ऐसे ही देने, सेकंड का ए सही है, सेकंड का बी सही है, सेकंड का सी सही है, सेकंड का डी सही है। अब बड़ा याद रखो, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में एक चीज याद रखना, इसका आयोजन 483 बीसी या 483 ईसा पूर्व हुआ। वो भी कहां पे हुआ, राजगृह में हुआ। अब बेटा राजगृह में तो हुआ, उस समय वहां किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश में राजा कौन थे, राजा का नाम था अजातशत्रु। तो ये सारी डिटेलें भी आपको याद रखना है। सेकंड का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ए बिल्कुल सही हो जाता। अजातशत्रु राजगृह है किस वंश से, हर्यक वंश के। टाइम पीरियड क्या है, 483 बीसी या 483 ईसा पूर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया। अब बेटा प्राचीन भारत में भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया, हर्षवर्धन कहा गया, या अशोक को। तो बेटा याद रखना, ऑप्शन पहले लिखो कि थर्ड का ए सही है, थर्ड का बी सही है, थर्ड का सी सही है, थर्ड का डी सही है, या थर्ड का ई सही है। जल्दी थोड़ा ऑप्शन करके बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ई नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये भी बेटा लिख लो, इनमें से कोई नहीं। याद रखो, प्राचीन काल के भारत के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है वी.ए. स्मिथ। क्या नाम है बेटा, वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ ने बेटा भारत के नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी है। ये भी पॉइंट्स याद रखना। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। क्यों, क्योंकि समुद्रगुप्त की विस्तारवादी नीति थी, वो अपने शासन काल को एक जगह सीमित नहीं रहना चाहता, लगातार उसमें विस्तार करते ही जा रहे थे। इस वजह से वी स्मिथ ने इन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस नए धर्म की स्थापना की गई। मुगल सम्राट अकबर ने बेटा तौहीद इलाही, दीन इलाही धर्म की स्थापना की, सूफी मत की स्थापना की, मजहर की स्थापना की, इबादत खाना की स्थापना की। देखो बेटा नए धर्म के रूप में चर्चा करें तो अकबर ने बेटा दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया। दीन इलाही धर्म की खासियत क्या थी, इसमें उस समय प्रसिद्ध सभी धर्मों के अच्छी बातों को एक जगह रखा गया। मतलब जैसे किसी धर्म में कोई प्रथा अच्छी है, किसी धर्म में कोई प्रथा अच्छी है, हर धर्म की अच्छी अच्छी खूबियों को लाके एक नए धर्म की स्थापना की गई, जिस धर्म को बताया गया दीन इलाही धर्म। अर्थात चौथे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। इसकी शुरुआत किसने की, अकबर ने। कभी कभी आपसे ईयर पूछा जाएगा तो याद रखना, 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों की मूल व अच्छे सिद्धांतों को मिला के एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे दीन इलाही धर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऑप्शन नंबर 11, चौथे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग बेटा कमेंट्स करते रहना है, कमेंट में किसी को नहीं छोड़ना है। पहले एक काम करो, कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करो। आज आप सभी लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पे ये सेशन लगा होना चाहिए कि तब बेटा जाके नेक्स्ट क्लास बेटा पेट की, देखो मैं ये चाहता हूं पेट के कम से कम आप लोगों को 50 प्रैक्टिस सेट्स करा दिए जाए।
50 प्रैक्टिस सेट्स में आपका पूरा पूरा पेट तैयार हो जाएगा, पेट की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में सिपाही विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया? सिपाही विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व बेटा बेगम हजरत महल ने किया, नाना साहब ने किया, कुंवर सिंह ने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने किया, या किसने किया? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। तो याद रखो बेटा, सन 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया, अर्थात पांचवे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नाना साहब हैं किसके बेटा? ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं, और नाना साहब का जो निक नेम है उनको बेटा हम लोग धोधू पंत के नाम से भी जानते हैं। इस तरह याद रखना, पांचवे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की? अच्छा बेटा, महात्मा गांधी कांग्रेस से जुड़े हुए थे लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन इन्होंने एक ऐसा भी सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता की है, वो बेटा बेलगांव अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन था, कानपुर अधिवेशन था, या कौन सा अधिवेशन था? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। तो बेटा याद रखो, महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन 1924 में जिसकी अध्यक्षता की, 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? ये कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था, ये भी बेटा याद रखना। अब बेटा पॉइंट्स याद रखो, किस तरह से याद रखना है, कब हुआ? सन 1924 में कांग्रेस के 39वां बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, करो या मरो, डू और डाई का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया? अच्छा बेटा देखो, ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि 7वें का ए सही है, 7वें का बी सही है, 7वें का सी सही है, 7वें का डी सही है, 7वें का ई सही है। इसका बेटा आपको जवाब देना है। प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? अब बेटा किसने नहीं दिया था, प्रश्न है नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। वह आंदोलन असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, या स्वदेशी आंदोलन? याद रखो बेटा, 8 अगस्त की बात है सन 1942 की, मुंबई के गोलविया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की प्रारंभ हुई, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपने देशवासियों को डू और डाई का नारा दिया, या तो काम करो, या तो आजादी के लिए लड़ो, या मृत्यु को प्राप्त करो। अर्थात 7वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाता है। कब? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की? गुलामगिरी की रचना बी आर अम्बेडकर ने की, स्वामी विवेकानंद ने की, ज्योतिबा राय फूले ने की, या राजा राम मोहन राय ने की? अच्छा, गुलामगिरी जो पुस्तक है, इस पुस्तक के बारे में बेटा एक बात याद रखना, ये 1873 में लिखी गई, और ये जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना करती है। किसकी बेटा आलोचनात्मक है? ये बेटा जाति व्यवस्था के आलोचनात्मक लिखी गई। अब बेटा इसको लिखा किसने? इसको लिखा है ज्योतिबा राय फूले ने, अर्थात 8वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी एन राय। अच्छा, जवाब ऐसे देना है, 9th का ए सही, 9th का बी सही, 9th का सी सही, 9th का डी सही। तो प्रारूप समिति क्या करती है? संविधान का मसौदा तैयार करती है कि संविधान किस तरह से दिखेगा, कैसा रहेगा। अब बेटा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 29 अगस्त सन 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 21 को कहा है, आर्टिकल 19 को कहा है, आर्टिकल 14 को कहा है, आर्टिकल 32 को कहा है। तो बेटा जब भीमराव अंबेडकर की चर्चा करते हैं, वे भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अब आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं, जिसके भी आप वो 5 तरह की रिटें जारी करेगा। ठीक है, तो बेटा डायरेक्ट किसको? आर्टिकल 32 को। 10वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? जल्दी से बताओ। 11वें का ऑप्शन नंबर ए सही,
11वें का ऑप्शन नंबर बी सही, 11वें का ऑप्शन नंबर सी, 11वें का ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 50 में किसके अंतर्गत है? तो देखो, संविधान के आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन संगठन के बारे में बताया गया, अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62। अच्छा, महाभियोग क्या होता है? महाभियोग राष्ट्रपति को पदम्युक्त करने के लिए, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। ये बेटा भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में है? जल्दी लिखो, 12 का ए, 12वें का बी, 12वें का सी, 12वें का डी। बेटा तो आप लोग सो ना जाओ, जल्दी से बेटा कमेंट्स करते रहो। देखो बेटा, आप लोगों को कमेंट्स की स्पीड कम होती जा रही, तो जल्दी से बेटा कमेंट करो। देखो बेटा, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में बताया गया, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। संविधान में अतिक्रमण के आधार पर आर्टिकल 61 के तहत संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की? 3 स्तरीय की पंचायती राज व्यवस्था को बनाने का बारे में समिति किस समिति ने सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ। 13वें का ऑप्शन नंबर ए सही है, 13वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, 13वें का ऑप्शन नंबर सी, 13वें का ऑप्शन नंबर डी। दो बेटा, त्रिस्तरीय का मतलब होता है 3 स्तर रहेंगे। एक बेटा ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे 3 तरह की पंचायतों के गठन के बारे में किसने बताया? बलवंत राय मेहता समिति ने, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा गया? मिनी संविधान का दर्जा 44वें संविधान संशोधन को दिया गया, 42वें संविधान संशोधन को, 73वें संविधान संशोधन या 86वें संविधान संशोधन? मिनी संविधान क्या होता है? मिनी संविधान जो है 1976 के आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए, मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, साथ ही इसके तहत कई बड़े व्यापक परिवर्तन हुए, जिस वजह से 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान का दर्जा दिया जाता है, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत, 324 के तहत, 315 या 352? किसके तहत बड़ा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? जल्दी से बड़ा कमेंट्स करो कि 15 का ऐसे। तो बड़ा आप लोगों को कमेंट्स की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग सो ही गए हो। तो बड़ा सोना नहीं है, कमेंट्स करना है दोस्तों बेटा, और बताना है कि नए सेशन से स्टार्ट हो गए। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बेटा जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इस बेटा वित्त आयोग के गठन में कौन सा आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, या बेटा 324 के तहत किया जाता है, 315 या 352? तो बेटा याद रखो, भारतीय संविधान में आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, अर्थात 15वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? 10वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, पंचायती राज से, नगर पालिका से, दल बदल विरोधी कानून से, या किससे? तो याद रखो बेटा, आपको जवाब देना है, याद रखना बेटा, जो 10वीं अनुसूची है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और बेटा इसका गठन कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा देखो, आप देख रहे होंगे समय समय पे आपके टॉपिक्स बदलते जा रहे हैं, पहले हिस्ट्री रही, पॉलिटी रही, अब ज्योग्राफी रही। तो ऐसे ही बेटा हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करेंगे। और हाँ, हमारी कोशिश ये रहेगी कि यूपी जी में जो बेटा आपका जीके जी सारा पेट के एग्जाम में, यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम में, इसका कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपके नजर से बाहर ना जाए। अगर बेटा आज से शुरू करते 60 से 70 तो आराम से आप लोगों को बेटा प्रैक्टिस सेट्स हो जाएंगे। अभी तो बेटा फॉर्म भी नहीं आया, फॉर्म से पहले आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। साथ ही साथ आप लोगों को बेटा डिटेल सेशन चल ही रहे। डिटेल सेशन बेटा आप लोग नौद्वार बैच में चल रहे। अगर आपने अभी तक नौद्वार बैच से नहीं जुड़ा तो बेटा तुरंत जाकर जुड़ जाओ। प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, या तमिलनाडु? तो बेटा तटीय रेखा की चर्चा करेंगे तो भारत में गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, जो कि 1214 किलोमीटर की है।
कहाँ की बेटा? गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन क्या रहा? 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे किसकी आती है? सेकंड नंबर बेटा आंध्र प्रदेश की आती है। ये भी बेटा पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है? दक्षिणी गंगा बेटा कृष्णा नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है, गोदावरी कहा जाता है, नर्मदा कहा जाता है, या इनमें से किसे बेटा दक्षिणी गंगा की संज्ञा दी गई? जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ कि दक्षिणी गंगा की संज्ञा किसे दी गई। आपसे इतना छोटा सा प्रश्न पूछ रहा है, तो बेटा ध्यान रखना है आप लोगों को कि दक्षिणी गंगा की जो संज्ञा है वह बेटा किस नदी को दी गई? तो वह दी गई है बेटा गोदावरी नदी को, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। गोदावरी नदी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। अपने विशाल आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिण में इसे गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है जो चीन के साथ व्यापार का मुख्य मार्ग है? चीन के साथ व्यापार का मुख्य मार्ग नाथुला दर्रा बेटा सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। कहां पे बेटा नाथुला दर्रा है? जल्दी से बेटा कमेंट्स करो। तो देखो बेटा जो नाथुला दर्रा का स्थान है ये बेटा सिक्किम में है, अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। ये बेटा प्राचीन काल में सिल्क रूट का भी हिस्सा था। 1962 में युद्ध के दौरान इसे बंद कर दिया गया और 2006 में इसे पुनः व्यापार के लिए खोला गया। 19वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, सिक्किम में नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन है? सबसे गहरा अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो याद रखो बेटा जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे गहरा एवं सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर 11 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु जो मारियाना ट्रेंच है वो भी यहाँ पे ही है। मारियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? 11,034 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा समताप मंडल करता है, क्षोभ मंडल करता है, आयन मंडल करता है या मध्य मंडल? तो ध्यान रखो बेटा सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा समताप मंडल करता है, अर्थात 21वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए भारत में कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी? देखो बेटा कपास की खेती करने के लिए ब्लैक मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे बेटा रेगुर मिट्टी या काली कपाशी मृदा भी कहा जाता है। क्या नाम है इसका बेटा? रेगुर मृदा और काली कपासी मृदा भी इसका निक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पे स्थित हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में या उड़ीसा में? देखो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा नदी में महानदी पर बना हुआ है। यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है जिसकी लंबाई बेटा 4.8 किलोमीटर है। अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पे, ये बेटा अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। नीति आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग से नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ, 1 अप्रैल 2015, 1 जनवरी 2014, 15 अगस्त 2014। तो याद रखो बेटा 1 जनवरी सन 2015 को पंचवर्षीय योजना वाले योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने प्रमुख थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का गठन किया, अतः 24वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1935 में, 1949 को, 1969 को या 1955 में? तो देखो बेटा आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक। और बेटा इसका आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना होती है और स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी सन 1949 का इसके राष्ट्रीयकरण हुआ, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 25वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, 1949। डेट भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है, वर्गीस कुरियन को, एम एस स्वामीनाथन को, राजा चलैया को? जल्दी से बेटा बताओ किसे बेटा हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो 1960 के दशक में
भारत में उच्च उपज वाले बीजों के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, अर्थात 26वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि से लागू हुआ? जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को, 8 नवंबर 2016 या 1 जनवरी 2018 को? जीएसटी कब से लागू होता है? तो जीएसटी बेटा लागू होता है 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई सन 2017 को, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता, 1 जुलाई सन 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? नेशनल इनकम के आय बेटा नीति आयोग जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, या बेटा वित्त मंत्रालय? तो ध्यान रखो बेटा, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, एनएसओ है, ये बेटा भारत में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े जारी करता है। 28 का ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर बेटा बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश की तीव्रता का, या द्रव्यमान का? तो लाइट ईयर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को बोलते हैं, और ये मात्रक किसका है? दूरी का, अर्थात 29 का ऑप्शन नंबर 11 ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनीमीटर, इलेक्ट्रोमीटर? विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेटा विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम बेटा सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट? तो ये देखो बेटा, खाने का सोडे का जो वैज्ञानिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है, अर्थात 31 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का नाम है, इसका सूत्र होता है NaCO3, ऑप्शन नंबर 11 31 का डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 6.4 होता है, 7.0 होता है, 7.4 या 8.0? तो याद रखो बेटा, मानव का जो बेटा रक्त है इसका पीएच मान 7.35 से लेके 7.45 होता है, एवरेज तौर पे 7.4 माना जाता है, अर्थात 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। देखो बेटा, एक लाइन है 7, ये बेटा हुआ अम्ल क्षार, तो जब कभी 7 से ज्यादा कोई सी का भी पीएच होगा वो होगा क्षार, 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्ल, और 7 पे क्या होगा? ना अम्ल न क्षार, उदासीन। अब मानव रक्त उदासीन होता है, क्षारी होता है, या अम्लीय होता है? तो बेटा क्षारी होता है, अर्थात 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बेटा बताओ, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स, बेरी? सी मतलब स्कर्वी, अर्थात 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रत्न की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय, यकृत, पीयूष, थायराइड? तो मानव जो शरीर है इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको लीवर नाम से भी जाना जाता है, अर्थात 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड बुखार में मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? फेफड़े, हृदय, आंत या मस्तिष्क? टाइफाइड में क्या प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में आंतें, इंटेस्टाइन प्रभावित होती हैं, अर्थात 35 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, लुई पास्चर ने की, एडवर्ड जेनर ने की, या मैडम क्यूरी ने? तो बेटा ध्यान रखो, सन 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, अर्थात 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। और ये भी ध्यान रखना, 1928 में मेरा इनाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? 4 राज्य कौन से? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की सीमा को इनको बेटा बलिया स्पर्श करता है, ललितपुर, सहारनपुर, सोनभद्र? तो याद रखो, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, अर्थात 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता कानपुर नगर की थी, गौतम बुद्ध नगर की, औरैया की, गाजियाबाद की? तो याद रखना बेटा,
सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की थी, अर्थात 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कांच चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पहना दे तू मुझे हरी हरी चूड़ियां, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, भदोही या कौन सी? क्या दो बेटा, आज की चूड़ियां जो डीओपी है ये फिरोजाबाद की है, अर्थात 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? नौचंदी का मेला आगरा में लगता है, वाराणसी में लगता है, मेरठ में या प्रयागराज में? तो ध्यान रखो बेटा, जो नौचंदी का मेला है ये कहाँ पे लगता है? तो बेटा नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, जल्दी से बेटा कमेंट करो। जो बेटा नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुई? चौरी चौरा की घटना देवरिया में हुई, कुशीनगर में, आजमगढ़ में, गोरखपुर में? तो बेटा चौरे चौरे की घटना जो है वो गोरखपुर में होती है, अर्थात 41 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, आपको बताना है 42 का ए सही है, 42 का बी सही है, 42 का सी सही है या 42 का डी सही है? जल्दी से बेटा कमेंट करो। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है? शारदा नहर, उत्तरी के गंगा नहर, निचली गंगा या आगरा? तो याद रखो बेटा सबसे लंबी नहर प्रणाली जो शारदा नहर प्रणाली है, 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम केरल का है, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का? तो याद रखो बेटा भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, अर्थात 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव असम में मनाया जाता है, मिजोरम में, नागालैंड में या मेघालय में? जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है, 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? मधुबनी बिहार से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से? देखो बेटा आप लोग सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करो और बेटा आप बताओ मधुबनी कहां से? तो मधुबनी बेटा बिहार की है, 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका जवाब देना है, WHO का मुख्यालय कहां पे है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क अमेरिका में, पेरिस फ्रांस में, रोम इटली, जिनेवा स्विट्जरलैंड? WHO का मुख्यालय कहां पे है? तो WHO का मुख्यालय बेटा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 46 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस बेटा 22 जून मार्च को, 5 जून, 16 सितंबर या 11 जुलाई? तो 5 जून को बेटा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रसिद्ध प्रथम भारतीय कौन थे? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बेटा सीवी रमन को मिला, अमृत सेन को, रविंद्रनाथ टैगोर को या मदर टेरेसा को? तो देखो बेटा रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला। किस प्राइज के लिए बेटा? किसके लिए? गीतांजलि के लिए, ये भी याद रखना। 48 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से? क्या तो बेटा डूरंड कप फुटबॉल से है। डूरंड कप भारत और एशिया के मध्य होने वाला सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अब बेटा विश्व का तीसरा सबसे पुराना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में शिमला में हुई थी, सर मार्टिन डूरंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज के या भारत की खोज किसके लेखक कौन है? अब बेटा ये 50 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 50 का ऑप्शन नंबर बी सही, 50 का ऑप्शन नंबर सी, 50 का ऑप्शन नंबर डी। तो याद होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया की लेखक की चर्चा करें तो वो जवाहरलाल नेहरू है, अर्थात 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो ये बेटा वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएंगे, पूछे गए, पूछे जाते रहेंगे। अगर आप अभी भी नौद्वार बैच से नहीं जुड़े तो नौद्वार बैच से जुड़ जाना, एक्साइज कांस्टेबल के बैच से नहीं जुड़े उससे जुड़ जाना, फॉरेस्ट गार्ड के बैच से जुड़ जाना। कोई डाउट होता तो नंबर दे रहा हूँ 9889057003, इस नंबर से बेटा कॉन्टेक्ट कर लेना। हाँ कुछ क्लासेस बेटा आप लोगों की अप डाउन चल रही जिनको जल्दी ऑन स्मूथ लाया जाएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी, तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती, अकेले में दोनों ही अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।